जीवों के जनन की क्रियाविधि, ठीक है, जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व यानी पहले आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है, वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यक्ति या किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति लिविंग है, सजीव है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रजनन करे या ना करे, ठीक है, लेकिन वो जिंदा रहेगा। दूसरी ओर दूसरा क्वेश्चन, दूसरी ओर क्या कहता है ये, जीव को संतान उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर जीव उस प्रक्रम को अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे, मतलब उसके कहने का मतलब है कि वो प्रजन मतलब जो जीव होते हैं वो जनन क्यों करें, जबकि उसके जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। तो फिर इसमें अपनी ऊर्जा क्यों खत्म करे, ठीक है, जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक ही नहीं है। तो इस प्रश्न को संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा, यानी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आइए इस प्रश्न का आंसर जो भी हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता है तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश जीव उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। जाहिर सी बात है, अगर ह्यूमन को ले लीजिए, मानव को ले लीजिए, अगर मानव प्रजनन नहीं करता और मानव आज से करोड़ों साल पहले रह चुका, तो अगर प्रजनन नहीं करता तो हमें पता चलता हम होते नहीं होते। हमें पता चलता कि भाई मानव नाम की कोई चीज़ भी है यहाँ पे, कोई चीज़, इंसेक्ट ले लो, कीड़े मकोड़े लो, अगर वो प्रजनन नहीं करते, जनन नहीं करते तो उनकी संख्या नहीं बढ़ती, कब का विलुप्त हो चुके होते, तो हमें पता चलता कि आज ये जीव है, ये इंसेक्ट है, नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, किसी स्पेसी में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। जाहिर सी बात है, हमें कैसे पता चलता है कि दो जीव एक ही स्पेसीज़ के सदस्य हैं। अच्छा, दो दो लोग को अगर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, दो ह्यूमन को कैसे पहचानोगे कि भैया ये एक ही जात के, क्यों, कि उनकी शक्ल मिलती है, उनके नाक, कान, हाथ, सब कुछ जो एक पहले को होगा वही दूसरे को होगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यक्ति एक ही स्पीसीज़ के सदस्य हैं। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत ही सीमा तक उनके समान दिखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। विभिन्न जीव के अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं, एक जैसे प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए, अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प की ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक है, आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाला गुणसूत्रों के डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, क्योंकि आप जानते हैं माता पिता से जो कैरेक्टर, जो लक्षण बच्चों में आते हैं वो डीएनए के लेके आता है। यानी माता पिता से जो कुछ भी मिलेगा बच्चों में वो कौन लेके आएगा, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कि अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संचरण हेतु सूचना निहित होती है। अच्छा, इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होती है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होती है। अच्छा, डीएनए तो ठीक है, डीएनए है, लेकिन प्रोटीन जो जैसा जिसमें जो प्रोटीन बनेगा उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर, बॉडी की संरचना बनेगी। ठीक है, अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रकृति बनती है। ठीक है, आपको पता है डीएनए डीएनए जो होता है वो कुंडलित होता है। डीएनए कुछ जो होता है आपका ऐसे बना होता है, डीएनए इस तरह से होता है। ठीक है, ये डीएनए इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ठीक है, डीएनए इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है अपना। ठीक है, जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। क्योंकि जब निषेचन होता है तो देखिए, जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है तो इसका सिर्फ एक पोर्शन ही, ये वाला एक पोर्शन ही ट्रांसफ़र होता है, बाकी जो दूसरा पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए,
परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकाएं संरचना तो नहीं होंगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनाने के साथ साथ दूसरी कोशिकाएं संरचनाओं का भी सृजन होता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियाँ विलग हो जाती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान है, परंतु क्या ये पूर्ण रूपेण समरूप हैं, यानी क्या पूर्ण रूप से एक जैसी हैं? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रतिक्रियाएं कितनी यथार्थ से संपादित हुई हैं, कितने अच्छे से हुई हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी, यानी यहाँ पे लैंगिक जनन की बात कर रहा है। ठीक है, अतः यह अपेक्षित डीएनए प्रकृति कुछ विभिन्न आएंगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिक्रिया एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होंगी। ठीक है, यानी माता पिता से डीएनए आएगा, ठीक है, बच्चों में आएगा, लेकिन जो बच्चों में डीएनए आ रहा है पूर्ण रूप से माता पिता वाला डीएनए नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरह से डीएनए नहीं हो रहा है, कुछ उनका रहता है, कुछ नया डीएनए रहता है, तो एक नया डीएनए बन जाता है। ठीक है, हाँ, कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो गई कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपनी कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिकाएं मर जाती हैं। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीव के समष्टि परितंत्र में अथवा स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है। अच्छा, ठीक है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीव के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्कापिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समाविष्ट अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समविष्ट का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समविष्ट के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु की कोई समविष्ट तथा वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीव मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्ता ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए में रखने में, यानी इन्वायरमेंट, वातावरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, दो क्वेश्चन दिए, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है ये कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु जीव के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। ठीक है, आइए देखते हैं। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट निकेत के योग्य बनाते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के जीवित रहने के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। देखिए, जीवों में विभिन्नता ही उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहने में सहायक है, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। देखिए, नई नई जब चीज़ें आएंगी तो विकास होगा, और जब विकास होगा तो वो चीज़ें अस्थाई प्राप्त करेंगी। जब अस्थाई तो होंगी तो, ठीक है, अस्थायित्व प्राप्त करेंगी तो उसमें क्या होगा, वो अपने आप को
स्थिर बनाए रख पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए जो होता है जीवों में विभिन्नता ही उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में बने रहने में सहायक है। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीव पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल जीवित रहते हैं। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ जीवाणु ही खुद को बचा पाएंगे और वृद्धि कर पाएंगे। अतः जीवों में विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है।